हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DRNDR। और हमारा ये 5 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एफबीडी वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में बताया था। उन्हीं फोर्सेस को और उसी से एफबीडी से रिलेटेड आज सारी चीज़ें सीखेंगे। और आज शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि इसको हम इतनी जो कैलकुलेशन करते हैं लाइक एफबीडी बना के, इक्वेशंस बना के, देन उसके बाद में एक्सेलरेशन निकालते हैं या फोर्स निकालते हैं, उनको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा टाइम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लाइक कल मैंने आपको, कल का बता देता हूं मैं तो आपको थोड़ा बहुत कि कल मैंने क्या क्या बताया था आपको। लाइक कल हमने डिफरेंट डिफरेंट ये फोर्सेस बताए थे, ठीक है, जो आपने यूनिट डायमेंशन भी पढ़ा था, फंडामेंटल फोर्सेस। फिर मैकेनिक्स में जो हम फोर्सेस पढ़ने वाले हैं उन पांचों फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था कि वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, इनके बारे में हम जानेंगे। और एक एक के बारे में हमने जाना था। लाइक वेट क्या है, mg है ना, कि अर्थ पे mg वेट लग रहा होता है उसका। फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा कि कांटेक्ट फोर्स होता है, दो सरफेस कांटेक्ट रहेगी तभी करेगा। टेंशन में भी देखा कि ये एक पुलिंग फोर्स है ना, जो हमेशा पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जहाँ पे कांटेक्ट में जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट आता है वहां पे हम कनेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे कनेक्टेड पॉइंट है तो इधर की तरफ पुलिंग फोर्स हो रहा होगा, और यहाँ पे कनेक्टेड है तो इधर भी पुल कर रहा होगा ऐसे। तो ये इसकी डायरेक्शन के साथ हम शो करते हैं। देन उसके बाद में हमने एफबीडी सीखा। एफबीडी का मतलब है कि जो भी फोर्स है, मतलब एक एक बॉडी पे, इंडिविजुअल बॉडी पे सभी फोर्सेस को दिखा देना, शो कर देना उस बॉडी पे, उसको एफबीडी बोलते हैं। फिर मैंने एक एफबीडी बनवाया इसका। अच्छा, फिर नॉर्मल रिएक्शन की बात की तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ये सारे पॉइंट्स काउंट किए, है ना। और n0 कब लेते हैं ध्यान रखना, वो भी हमने सीखा, क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं है, बहुत सारी जगह इसका आता है n=0 कब लेना है हमें, कब सरफेस कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना, तब ये n नॉर्मल 0 लेते हैं। फिर कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस की हमने कि नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया इन पे। उसके बाद में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की एफबीडी को लेके, और इसमें हमने टू बॉडी सिस्टम के लिए हमने एफबीडी बनाया। एफबीडी, एक एफबीडी इसके लिए, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए एफबीडी ऐसे। देन इसकी हमने इक्वेशंस लिखी थी, याद हो तो आपको, और इसमें ये सारी इसकी इक्वेशंस लिखी। फिर सभी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया यहाँ पे, और उसके बाद में फाइनली हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आया। और फिर वहां से हमने n2 और n3 निकाला, n2 निकाला और n1 निकाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था n1 n2, जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आई है, और n3 नॉर्मल रिएक्शन, सारे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह निकाले। और ये आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, ठीक है। तो इसकी भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही एफबीडी बना सकते हैं, बट हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना। फिर बोल रहा हूं मैं, आज यहाँ पे डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था तो ये काफी टाइम लगा था, इसको 10-15 मिनट लग गए थे हमें, पूरी इक्वेशंस बनाना, एफबीडी बनाना और देन कैलकुलेशन करना, ठीक है। और हमें फाइनली फोर्स का जो फॉर्मूला आया था ये यही आया था, ठीक है। चलो इसका और बना देते हैं आज, ठीक है। मैं एक बार इसकी एफबीडी बनाता हूँ, आप भी ट्राई करो। एक एक ऑब्जेक्ट को पॉज कर लो वीडियो को, और आप है ना तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिफरेंट टाइप से अपनी नोटबुक में नोट करके तीनों ऑब्जेक्ट को रखो, और उस पर एफबीडी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। देन मेरे से मैच करो कि मैं कैसे बना पा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बॉडी को लिया और उस पर सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिए। एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स था, सरफेसेस के बीच में n1 आया, और फिर दूसरा इधर n1 आएगा, दूसरा सरफेस की वजह से n2 कांटेक्ट फोर्स आएगा। मैं ओनली x डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। y डायरेक्शन में आपका वहां पे भी निकाल सकते हो, सबके mg के बराबर आ रहा होगा लास्ट क्लास की तरह, ठीक है। और यहाँ पे n2 सरफेस, इसमें m3 पे सिर्फ n2 इसको लेके जा रहा होगा, मतलब इसका कांटेक्ट फोर्स इसको लेके जा रहा होगा, तो सिर्फ n2 रहेगा। और एक्सेलरेशन इनके लिए सबके लिए कॉमन रहेगा। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, एफबीडी इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ। एफ फोर्स ज्यादा है तो एफ माइनस n1 इक्वल टू एम ए। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है उस डायरेक्शन में फोर्स को ज्यादा मानना, मतलब उसको पॉजिटिव मान लेना। तो ये पॉजिटिव है, तो एफ माइनस एन इक्वल टू एम ए, और m कौन सा, 1, m1। फिर सेकंड के लिए लिखोगे तो सेकंड में कौन है, n1 चला रहा है, तो n1 माइनस n2 इक्वल टू एम ए। और इसको तो n2 ही चला रहा है सिर्फ, तो n2 इक्वल टू m3 ए।
तीनों इक्वेशन समझ गए? तीनों इक्वेशन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कैसे बनाया मैंने तीनों इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको। n2 की वैल्यू इसमें पुट करना है, फिर यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, देखो n2 की इसमें वैल्यू पुट करोगे तो n1, n2 उधर जाएगा तो m2a। अब n2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो प्लस n2 रखोगे तो n2 की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं हम, वो कितना है m3a, ठीक। n2 की वैल्यू रखा, अब n2 की वैल्यू, अब यहाँ पे n1 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो देखो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1a प्लस n1, तो n1 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं मैं यहाँ पे, m2a प्लस m3a, a कॉमन ले लो यहां से, तो क्या नीचे वाली इक्वेशन बना दोगे, देखो a कॉमन लेके डिवाइड दे दो सभी को, तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ में आती है, ये अभी मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहां से हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ना हम, तो वहां पे जो भी n1 n2 n3 हमने माना है, या कॉन्टेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स जो माना है, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो यहां से लिख सकते हैं हम। अच्छा अब बताओ n2 लिखना है तो छोटी इक्वेशन कौन सी है, बीच वाली इक्वेशन है या फिर लास्ट वाली इक्वेशन है, तो लास्ट वाली इक्वेशन हमें बिल्कुल छोटी लग रही है, सिर्फ m3a ही है, और a का अभी अभी वैल्यू हमने निकाल लिया, तो मान लो वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना m3 को a से, और a की वैल्यू अभी अभी निकाला हमने, f अपॉन m1 m2 m3, समझ गए। n2 लिख रहे हैं हम, ध्यान रखना, n3 तो कहां से आ गया, समझ गए ना ये, तो ऐसे लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हो ना ऐसे, है ना। अब n1 लिखना है तो n1 लिख दो, जो वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें वो निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे n1 लिखना है तो a आ गया ना, अब तो यहां से भी n1 लिख सकते हो तुम, पता ना क्या करोगे, f इक्वल टू m1 इंटू ए, इस वाली इक्वेशन में रख देना, जैसे n2 आया तो ऐसे ही आप इस इक्वेशन से n1 निकालना, n1 आ जाएगा f माइनस एम ए, तो a की वैल्यू वापस रख दो, तो ये देखो मैंने ये a की वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये एक ही वैल्यू है आपकी, ये एक ही वैल्यू है, कहां पे रखा, एक ही जगह, इसकी एक ही जगह, समझ गए। तो ऐसे n1 भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मेन काम रहता है आपका एक्सेलरेशन निकालना, यदि आपके पास एक्सेलरेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एक एक उसका एफबीडी बनाओ और एक ही वैल्यू डालते जाओ, अब n1 पूछ रहा है, n2 पूछ रहा है, n3 पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, समझ गए। अच्छा तो शॉर्ट ट्रिक भी देखो यहीं से जनरेट होती है, अभी तुमने ये जो फॉर्मूला देखा ना, उसमें n1 n2 n3 कहीं नहीं आ रहे, सब कैलकुलेट हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट देखो कि टोटल ओवरऑल सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ नेट, और नीचे टोटल सबका मास आ रहा है, पूरा सिस्टम का मास आ रहा है, तो आप इससे एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि कभी भी एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पर ओवरऑल एक्सटर्नल फोर्स देख लो, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, और डिवाइड में टोटल मास का डिवाइड दे दो, तो यही इसी को शॉर्ट ट्रिक बोल देंगे हम, क्योंकि पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स देखो, तो उस पे जो हम आपका इक्वेशन था, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना था, इस पूरे सिस्टम पर यही फोर्स था एक, बाकी तो सब नॉर्मल फोर्स थे जो इधर इधर लग रहे थे ऐसे, है ना, तो वो तो इंटरनली फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब यही एक एक्सटर्नल फोर्स था, तो इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाती है कि डायरेक्ट कभी भी ए एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो आप सीधा एफ एक्सटर्नल देखो, एफ एक्सटर्नल एफ ही है, ठीक है, जो इसको पूरे सिस्टम को चला रहा है, डिवाइड में एम टोटल, एम टोटल कितना है, m1 m2 और m3, समझ गए। तो आपको कभी भी किसी का एक्सेलरेशन लिखना है तो यहाँ पे लिखना एफ, अच्छा एफ भी सिस्टम का नहीं, पुलिंग फोर्स लिख लो ऐसे, पुलिंग फोर्स क्यों, क्योंकि जो उसको खींच रहा है या उसको पुश कर रहा है, पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स, ठीक है, वो फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये लिखना है आपको, ठीक है। चलो तो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, चलो यहाँ पे, अब एक तो है तुम इसमें नॉर्मल वगैरह निकालना, वो उस टाइम तो छोटी सी एफबीडी बना लो,
बाकी एक्सेलरेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका मैंने सिखा दिया तुम्हें कि पूरे ऑब्जेक्ट पे मतलब पूरे सिस्टम पर देखो कि उसको चला कौन रहा है, उस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है, ये एफ। और इस एफ की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 35 न्यूटन। ये देखो ये दिख रहा है, ये एफ 35 न्यूटन, ठीक है, दिख रहा है ना लोगों के नीचे। तो ये 35 न्यूटन जो है ये आपका फोर्स है। पहला ऑब्जेक्ट आपका 2 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका 5 kg है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। फाइंड द फोर्स कॉन्टेक्ट बिटवीन द, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो तुम्हें पता करना है कि यहाँ पे जो नॉर्मल, अब देखो दोनों का सरफेस एक ही है मतलब नॉर्मल तो एक ही होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसकी एफबीडी बनाओ पहले। तो एफबीडी बनाओगे तो बताओ क्या करोगे तुम। मान लो इसको मान लो 2 kg, इसको मान लो 5 kg, ओके। अब बताओ स्मॉल एम पे लगा हुआ है, ध्यान रखना, वो वहां पे बोला भी है कि जो 35 न्यूटन है ना वो स्मॉल एम पे लगा हुआ है, इसका मतलब स्मॉल एम आपका यही है, तो इसका मतलब ये 2 kg है, कैपिटल एम 5 kg है। तो देखो इस पे फोर्स लगा हुआ है आपका, ठीक, एफ दिखा दिया। तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा जो कि 5 kg से मिल रहा होगा, उसको बोल देते हैं एन, ठीक है, 2 kg वाले पे। एक दूसरा ब्लॉक है आपका 5 kg और इस पे फोर्स लग रहा है एन। अभी एन ही मान लेते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब आपको एन निकालना है तो कोई सी भी एफबीडी यूज कर लो। एक्सेलरेशन लिखने का मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया, क्या लिखोगे, एफ एक्सेलरेशन सर, एफ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई एम टोटल। बताओ पुलिंग फोर्स कितना है ओवरऑल सिस्टम पर, इंटरनल फोर्स को नहीं देखना, ओवरऑल इसको कौन चला रहा है। तो ओवरऑल सर इसको 35 न्यूटन चला रहा है, ये चला रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 35 न्यूटन है इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम पर 35 न्यूटन लग रहा है। मास कितना है टोटल, पूरे सिस्टम का मास कितना है सर, 2 + 5, इसका मतलब 2 + 5 मतलब 7 kg है सर। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा सर, कंबाइंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए के लिए ही वो काफी सारी कैलकुलेशन करना पड़ता था हमें, और वो हमने कर दिया डायरेक्ट, तो हमारा काम खत्म, बहुत सारा काम तो बच गया यहाँ पे कि एक्सेलरेशन तो निकाल ही लिया ना इसका हमने डायरेक्ट। अब बात रहती है इनके नॉर्मल रिएक्शन निकालने की। तो बताओ हमें पता है ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है। इक्वेशन यहां से बनाओगे तो लिख सकते हो एफ माइनस एन इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, या फिर इसके लिए एफबीडी बनाओ तो तुम एन इक्वल टू, इस पे तो एक ही फोर्स लगा हुआ है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब जो छोटी इक्वेशन यूज करनी है वो कर लो तुम और एन की वैल्यू निकाल लो, दोनों से आंसर एग्जैक्ट आने वाला है। मान लो मैंने ये 5 kg वाली छोटी इक्वेशन लग रही है मेरे को, तो एन इक्वल टू मैं लिखूंगा 5 इंटू एक्सेलरेशन भी 5 आपका, तो 25 न्यूटन आया। आपको लगता है नहीं सर मेरे को है ना, मैंने तो स्टार्टिंग वाली इसी एफबीडी को बना दिया, दूसरी को बनाया नहीं, इसी से करना चाहता हूं मैं, तो इससे कर लो। एफ की वैल्यू है 35 न्यूटन, एन आपको निकालना है, एम आपके पास 2 kg है और ए आपके पास 5 है, जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया है ना। अब बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल। अब 35 एन उधर गया, ये 2 × 5 कितना हुआ 10, तो 10 इधर आ गया और एन को इधर भेज दो तो एन पॉजिटिव हो जाएगा, वो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना बचा बताओ 25 न्यूटन। तो एन की वैल्यू कैसे ही कैलकुलेट करो, कोई सी भी एफबीडी से कैलकुलेट करो, वैल्यू सेम आएगी। समझ गए, अरे दिमाग में आया, ठीक है। हाँ भाई देखो इसके पास है यहाँ पे 1 kg, दूसरा है 1.5 kg और थर्ड है 2 kg, तीनों मास दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे आप इस बार है ना, आपको वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितने कितने की रिक्वायर्ड है आपको, ताकि पूरा सिस्टम फोर्स से चल सके। मतलब इसका एक्सेलरेशन दे रखा है इस बार आपको, कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मतलब सारे ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, क्या बताया था कि ए निकालने का तरीका होता है एफ नेट, नेट फोर्स लिख दो डिवाइड बाई एम टोटल, पूरे सिस्टम का मास लिख दो। तो क्या ए आपके पास है 4, एफ आपके पास है, एफ भी पूछ रहा है वो, और एम टोटल कितना हो गया 1 प्लस 1.5 प्लस 2, तो एफ कितना आ जाएगा 2.5 और 2 4.5, 4 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 4 करेंगे तो 18 न्यूटन के आसपास आ जाएगा आपका। इसका मतलब इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका कि इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। अब बाद में पूछ रहा है वो कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। तो ये ध्यान रखना, ये इस डायरेक्शन में बोल रहा है, जिधर ये मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ये 18 ही तो है, मतलब ये ए और बी ए की बात थी। और अब M1 पे ही लग रहा होगा बस, मतलब ओवरऑल सिस्टम का M1 पे इतना फोर्स लग रहा होगा 18 न्यूटन। अब सभी के लिए मतलब वो तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा हमें कि कौन से ब्लॉक पे कितना कितना लग रहा है। तो एक एक ब्लॉक का हम देखें ऐसे, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, उसके लिए आपको एफबीडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये 1.5 kg वाला ब्लॉक इधर फोर्स लगा रहा होगा इस पे, और ये 1 kg वाला फोर्स इस पे इधर लगा रहा होगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स हमें पता है इक्वल लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, तो इसको N1 N1 नाम दे दो। और फिर ये 2 kg वाला इधर N2 लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स ये वाला 1.5 वाला लगा रहा होगा, और इक्वल एंड अपोजिट फिर N2 N2 की उतना ही। तो आप एफबीडी जब बनाओगे तो आप या तो ऐसे करो, लास्ट की बना लिया करो और फर्स्ट की बना लिया करो, बीच वाले की एफबीडी मत बनाया करो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी हो जाती है। कैसे, देखो इसका तुम्हें सिंपल सा क्या लिखोगे तुम, F इक्वल टू इधर N1 और M1 मास है, चल किधर रहा है ये F की डायरेक्शन में, तो F फोर्स बड़ा आपका, तो F माइनस N1 इक्वल टू M1 मास है, चल किससे रहा A से। कल सिखाया था मैं, यदि ये रेस्ट में है तो इसको 0 लिख देना M इंटू ए को, अदरवाइज मोशन में है तो M1 इंटू ए लिखना है आपको, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन। मैं थर्ड की एफबीडी फिर बना लेता हूं, क्योंकि N1 N2 तो निकालना है। तो थर्ड की क्यों, क्योंकि इक्वेशन छोटी सी मिल जाएगी मेरे को, इसीलिए मैं थर्ड की इक्वेशन बना रहा हूं। थर्ड पे क्या है, सिर्फ थर्ड पे सिर्फ और सिर्फ N2 ही है और M3 मास है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, N2 इंटू M3A। अब देखो छोटी, अब बीच वाली इक्वेशन भी लिखेंगे ना, उसकी भी एफबीडी बना सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, जरूरत पड़े तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। तो यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाया, तो हमने N2 क्या लिखोगे बताओ, N2 लिखोगे, मास कितना है M2 है, और A कितना है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 8 न्यूटन फोर्स थर्ड नंबर के मास को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पे, इन दोनों के बीच में, या फिर M2 ब्लॉक को कितना मिल रहा होगा। तो देखो ये F आपके पास है 18 न्यूटन था, N1 आपको निकालना है, M1 आपका 1 kg है, और A एक्सेलरेशन आपका 4 है। तो बताओ यहां से N1 की वैल्यू कितनी आई, 18 माइनस 4 कितना आया, लगभग 14 न्यूटन। समझ गए। अरे समझ गए ना, तो ध्यान रखना ये। अब मैंने ये वाली ब्लॉक की एफबीडी क्यों नहीं बनाई, बीच वाले ब्लॉक की, क्योंकि देखो इसमें इधर लगाना पड़ता हमें N1, इधर लगाना पड़ता हमें N2, और फिर लिखते तुम, और A से ये चल रहा है तो क्या लिखते तुम,
N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A M2A। यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है N1 N2, तो पहले N1 निकालो या N2 निकालो फिर इस इक्वेशन में डालो। तो इतनी कैलकुलेशन करना ही क्यों है? तो आप जब भी क्वेश्चंस वगैरह करो तो ये भी ध्यान रखना, जिधर फोर्स लगा है ना उसके लास्ट वाला ऑब्जेक्ट देखो, उस ऑब्जेक्ट की पहले एफबीडी बना लो। एफबीडी बना के बड़ा सिंपल एक छोटी सी स्टेप में हो जाएगा। और एक जहां पे फोर्स लगा है वहीं बना लो। आपके पास दो ही वेरिएबल थे N1 N2, तो N1 N2 के लिए दो इक्वेशन बन गई, दो ही वेरिएबल थे, जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल। ये आपने पता ही कर लिया था ऑलरेडी डायरेक्ट ट्रिक लगा के। समझ गए? आई होप यहां तक आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा आप। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अब टेंशन के बारे में देखो, वो चीजें समझ में आ गई आपके। अब टेंशन फोर्स लाइक मैंने ऑलरेडी बता चुका था इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन और अच्छे से समझेंगे। ये हमेशा पुलिंग फोर्स से ध्यान रखना, ठीक है। पुलिंग फोर्स का मतलब होता है हमेशा पुल करेगा ये, ठीक है, हमेशा कभी भी पुश नहीं करेगा। मतलब इसका इफेक्टिव पुश में कभी भी नहीं आएगा। मतलब ये किसी चीज को ना एक्सटेंड वैसे नहीं कर सकता कि कंप्रेस्ड कर रहा हो किसी चीज को, है ना, ऐसा नहीं होगा। यदि आप रस्सी को टाइट रखते हो तो उसमें टेंशन आएगा, टेंशन आएगा, इसके मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, मतलब उसमें टेंशन आएगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ, उसी टेंशन को फोर्स बोल रहे हैं एक तरह से, मतलब एक फोर्स लगेगा वहां पे, ठीक है। और यदि रस्सी एकदम ढीली ढाली हुई, ठीक है, तो टेंशन जीरो। जैसे रस्सी टाइट हुई तो हमेशा ध्यान रखना रस्सी के अंदर टेंशन आएगा, ठीक है, ये चीज है। तो रस्सी में तो हमेशा ऐसे, रस्सी के खुद का जब एफबीडी बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसे पुलिंग फोर्स बताते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं, मान लो इस ऑब्जेक्ट की बना रहा हूं मैं एफबीडी, तो इस पे टेंशन कैसे दिखाएंगे? बाहर की तरफ, पुलिंग फोर्स। और रस्सी की एफबीडी बना रहे हैं तो कैसे करेंगे? ऐसे, पुलिंग, रस्सी पुल कर रही है। जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट है, कभी भी रस्सी को देखना है तो वो ये रस्सी का ये देखो तुम कि उसका कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है, वो कांटेक्ट कहां कर रही है, कनेक्ट कहां पे है, मतलब, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो ये इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इन दोनों पे ना टी रिप्रेजेंट कर दो। और रस्सी की एक खास बात और है कि ये सिर्फ पुलिंग फोर्स होता है, इसका नेट इफेक्टिव नहीं आता ये, ठीक है। अभी समझाऊंगा वो, ये मैं क्या लाइन बोला आपको, बट ये समझो कि ये पुलिंग फोर्स से ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती है। अब इसमें हमें इसके कुछ चीजें देख लो कि टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन तो हमें पता ही है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। तो इनके जो रस्सी होती है या फिर स्ट्रिंग है, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स उनकी वजह से लगता है, ध्यान रखना, उनके बीच जो पार्टिकल्स है ना, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ये टेंशन आ रही होती है रस्सी के अंदर। उसमें हमें ज्यादा घुसना नहीं है, इसका कुछ कुछ समझो कि ये पुल टाइप फोर्स है एक, जो हमेशा बॉडी से हमेशा अवे डायरेक्शन में बनाना है हमें, मतलब पुल करते हुए बनाना है, सिंपल बात, ठीक है। और टेंशन इन स्लेग, मतलब ढीली रस्सी का क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ढीली रस्सी ढीली हुई ना, तुरंत टेंशन जीरो। जैसे उसको टाइट करोगे उसमें टेंशन आ जाएगी। तो रस्सी की बड़ी खास बात यही है, ध्यान रखना। और ये टेंशन इन स्ट्रिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ऐसा कभी भी नहीं सुनोगे कि -10 न्यूटन हो गया, नेगेटिव, वही बोल रहा हूं, कंप्रेस होगी नहीं, स्प्रिंग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम जीरो हो सकती है, ओके। अब आता है, मान लो जैसे स्ट्रिंग के अलग अलग टाइप्स देखते हैं हम। अब देखो, जो आइडियल स्ट्रिंग होती है ना, आइडियल मतलब आदर्श, जैसे आपकी तरह, जो मम्मी पापा की बात मानते हैं, है ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सारे काम टाइम पे करते हैं, वैसे वैसे आइडियल स्ट्रिंग की बात करें हम, कि जो आइडियल स्ट्रिंग मानते हैं हम मैकेनिक्स में या फिर तुम्हारे 11th-12th की फिजिक्स में, वो आइडियल स्ट्रिंग वो होगी जिसका बहुत कम मास होगा, मतलब मासलेस होगी, उसका मास काउंट नहीं होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम एग्जैक्ट सब जगह एक जैसे लग रहे होंगे, तो उस पूरी रस्सी में टेंशन भी एक मानेंगे, ठीक है, वो आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे। लाइक यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक ब्लॉक है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा बालक है जो कि इस रस्सी को खींच रहा है। तो इस रस्सी के अंदर ये लाइट वेट रस्सी, इसका मतलब इसका कोई मास नहीं है, ये आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग वो होती है, ध्यान रखना, जो कंप्रेस्ड ना हो, ऐसा ऐसा नहीं हो रबर की तरह बढ़ जाए, समझ गए, स्ट्रेच ना हो,
समझ गए ना? जो स्ट्रेच ना हो, जिसका मास बहुत लाइट हो, मतलब हो ही ना, खत्म, लगभग जीरो, नेग्लेक्टेबल, और इसके अलावा पूरी रस्सी में जो टेंशन है वो सब जगह एक जैसा हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए एक आइडियल स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक रस्सी से खींच रहा है, इसने मान लो एक फोर्स लगाया F, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे जितना फोर्स लगाया ना, वो फोर्स कहां पे ट्रांसफर हुआ? रस्सी पे। तो जितना फोर्स इस बालक ने लगाया उतना ही फोर्स, इस उतना ही टेंशन इस रस्सी में डेवलप हुआ होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। समझ गए? और उतना, अब रस्सी में पूरी में टेंशन, रस्सी एकदम आइडियल है, तो उस पूरी रस्सी में टेंशन एक होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इतना ही लगेगा। और ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि जब भी ब्लॉक की बात आएगी तो कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, तो इसमें टेंशन कैसे दिखाओगे? पुल करते हुए। इस बालक के हाथ के आसपास में एफबीडी देखूं, ठीक है, तो बालक के हाथ का जो कांटेक्ट है ना, उधर फोर्स एफ लग रहा है, तो इधर रस्सी जो हाथ पे है ना, टी टेंशन लग रहा होगा। तो देखो पुलिंग फोर्स बनाना है हमें हमेशा। तो ये तो हुआ इस बालक के हाथ की एफबीडी का, और ये हुआ ब्लॉक की एफबीडी का, ठीक है। अब रस्सी की बात करें हम, तो रस्सी की भी एफबीडी बनाना पड़ जाए तुम्हें, मान लो कभी, तो हमेशा रस्सी को भी है ना ऐसे पुल करते हुए बनाना है। ये रस्सी की एफबीडी है, वैसे आएगा नहीं काम आपके, बट रस्सी की भी एफबीडी बनाना पड़े आपको, तो हमेशा रस्सी को भी पुल करते हुए बनाना है ऐसे। बट ये हमें हमारे काम नहीं आएगा, हमारे काम यही आएगा कि यहाँ पे कितना टेंशन लगा ब्लॉक पे, और इसने बच्चे ने फोर्स लगाया था तो इसमें स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आई। तो ये एफबीडी और ये एफबीडी दोनों काम आएगी आपके, ठीक है। ये देखो मैं दिखा दूँ, ये दोनों एफबीडी ध्यान रखना, ये वाली बालक के हाथ पे और ये ब्लॉक पे। तो हमेशा जब भी रस्सी आए ना, तो रस्सी के कांटेक्ट पॉइंट देखो, उससे हमेशा बाहर निकलता हुआ टेंशन बना देना, ठीक है। और रस्सी एकदम अच्छी है, आइडियल रस्सी है, तो पूरी रस्सी में टेंशन कहाँ होगा? हर पॉइंट पे टेंशन जो भी होगा ना, वो सब इक्वल होगा, टी टेंशन होगा, ठीक है। चलो, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देख लेते हैं कि रस्सी कहाँ कहाँ काम आ सकती है, कैसे कैसे हो सकता है। फिर बोल रहा हूं कि जो टेंशन होती है वो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पुलिंग फोर्स है, और उसका कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिलेक्ट करते ही जीरो हो जाएगी, और जितना फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स उसमें मिलता है। लाइक यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिख रहे होंगे आपको ऑब्जेक्ट्स की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहेगा। और ये भी ध्यान रखना, अभी हम वो करेंगे, अभी हम कंस्टेंट्स पढ़ेंगे, लाइक फ्रिक्शन से पहले पढ़ लेंगे कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट्स में यही ध्यान रखना, एक रस्सी आइडियल है तो पूरी रस्सी में एक टेंशन होगा, दो रस्सी आ गई तो दो टेंशन, तीन रस्सी आ गई तो तीन टेंशन, डिफरेंट डिफरेंट रस्सी डिफरेंट डिफरेंट टेंशन। जब भी रस्सी एक दिखे तो पूरी रस्सी में एक टेंशन मान लेना तुम तो, ठीक है। और नीट के बच्चे हो तो ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरी रस्सी में एक ही टेंशन देगा जब तक रोटेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। चलो, तो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये बता रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा है कि ये ध्यान रखना, इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब रबड़ की तरह बढ़नी नहीं चाहिए, आइडियल स्ट्रिंग है तो, ठीक है। इसका मास लेस होना चाहिए, ठीक है, जहां पे भी तुम मानो वहां पे सब जगह टेंशन टी मानोगे। जैसे इस रस्सी के अंदर इधर टी टी बनाओ, जैसे ये इसका बनाती हुई जाओ, बताओ इसके लिए कैसे बनाओगे तुम, इधर और इसमें इधर। अब इनकी एफबीडी बनाओ तो ऐसे ही कट करोगे, इसको कट करके बाहर ले लो, तो बताओ टेंशन इस पे रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, ए ऐसे, इस पे बनाओगे तो एफ फोर्स ऐसे लगा हुआ है और टी पीछे लगा हुआ है, रस्सी एक है तो टी दोनों में एक ही लिया हूं मैं, m1 मास, और ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन चल रहा है। क्या इसकी एफबीडी इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो तुम। बताओ क्या लिखोगे इस वाले में, फर्स्ट इस वाले में क्या लिखोगे? एफ माइनस टी इक्वल टू m1a। यहाँ पे टी सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, टी अपोज कर रहा है ना, यहाँ पे तो टी पीछे खींच रहा है इस वाले ब्लॉक को, इसको तो चला ही टी रहा है। इसके लिए एफबीडी क्या लिखोगे? टी इक्वल टू m2a, ठीक है। चलो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब आगे देखो,
इसके अंदर भी मान लो ये मासलेस है और सारी चीजें हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है पुली पे, ठीक है। तो पुली नॉर्मली चलेगी, स्पेशली हो रहा होगा, मतलब पुली से ऐसे नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज समझो तुम कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्लिप वगैरह हो रही है मतलब, ठीक है। तो उस पूरी रस्सी में ध्यान रखना टेंशन एक जैसा ही रहेगा पूरी में। और फिर यहाँ पे तुम्हें वापस वही एफबीडी बनाना है, ठीक है, कि यहाँ पे एम क्या है, M1 है, M2 है, जो भी है आप बना लोगे बाद में। तो लेकिन ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे तुम्हारा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, हमेशा इससे पुलिंग फोर्स बाहर की तरफ ध्यान रखना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स, पुलिंग फोर्स बाहर, यहाँ पे बाहर। जैसे यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है तुम्हें, ये पूछ लिया, इसके लिए एफबीडी क्या बनाओगे, M1 में T बनाओगे, इसके लिए क्या बनाओगे, टी टी, ठीक है। तो कई बार वो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स पूछ रहा होता है तुम्हें कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, या फिर इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, पुली और स्ट्रिंग के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो ये इसके लिए नॉर्मल फोर्स पूछ रहा होता है तुम्हें, तो ध्यान रखना ये आपका नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो रहा होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों 90 पे हैं, तो दोनों 90 पे हैं, तो जो रिएक्शन N से बोल दो या R से बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये आएगा, ध्यान रखना टी दोनों 90 पे हैं, 90 पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है, दोनों वेक्टर एडिशन से करोगे तो टी स्क्वायर, तो 2 √t। क्वेश्चन आएंगे तब और बता देंगे, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ इसका √t जो भी आ रहा है ना, √t आ जाएगा इसका रिएक्शन फोर्स। एक नीचे ब्लॉक बचा हुआ है, उसकी भी एफबीडी बनाना चाहते हो तो उसकी भी बना लो। ऊपर टी रहेगा, नीचे mg रहेगा आपका। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका जो भी M2 मास है। अब यहां से तुम एफबीडी बना दो, इसकी एफबीडी देखो, इसकी एफबीडी क्या लिखोगे, अभी सिखा रहा हूं मैं एफबीडी बनाना, भी ध्यान रखना। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे, T = M1A। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, एक इक्वेशन यहां से क्या लिखोगे, mg लेके जा रहा, मान लो इसको mg - T = M2A, ये भी लिख सकते हो। और इसके लिए तो तुमने यहाँ पे तो कोई मास वास है नहीं, तो यहाँ पे तो सिंपल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा होता है, तो ये भी हमने निकाल दिया। ऐसे सारे पॉइंट्स के लिए आप एफबीडी बनाना सीख जाओ, ओके। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे, मान लो इसका कुछ ना कुछ मास है, इफ द स्ट्रिंग मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इस बार आ गया है। तो ध्यान रखना, फिर ये वाली एक रस्सी अलग मानोगे तुम, ये वाली रस्सी अलग मानोगे। ध्यान रखना, फिर यहाँ पे इस रस्सी के इस टुकड़े में, इस पार्ट में आपका टेंशन एक अलग रहेगा और इस वाले पार्ट में टेंशन अलग रहेगा। बेसिक चीजें, लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन आ गया तो, और ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, रोटेशन के अंदर आएंगे, तब पुली घूम भी रही होगी, है ना, तो उसका भी कुछ टॉर्क आएगा, फिर वहां पे हम लिखेंगे A = α×r, वो सारी चीजें बाद में बताएंगे। बट यहाँ पे डिफरेंट ध्यान रखना, फ्रिक्शन आ जाए पुली के साथ भी तो फिर T1 T2 अलग होगा। और फिर यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स वगैरह पूछता है तो रूट ऑफ वही लगाओगे तुम, बट यहाँ पे T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T1 T2 दोनों निकालने पड़ेंगे। एफबीडी वगैरह पहले की तरह बनेगी और सारी चीजें सिमिलर है, समझ गए। और मान लो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का भी कुछ ना कुछ मास आ गया, ठीक है, लाइट मास नहीं है, मतलब स्ट्रिंग का मासलेस नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ मास भी है स्ट्रिंग का और फ्रिक्शन भी है। यह स्ट्रिंग का मास ही है, मान लो फ्रिक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास है उसका। तो हर पॉइंट पर ध्यान रखना उसमें टेंशन अलग अलग रहेगी। पूरी जो रस्सी है ना, तुम्हारे हर पॉइंट पे, रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन अलग रहेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे T1 रहेगा, यहाँ पे T2 रहेगा, यहाँ पे T3 रहेगा, यहाँ पे T4 रहेगा, यहाँ पे T5 रहेगा, मतलब हर पॉइंट पर है ना टेंशन चेंज हो रही होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कब होगा, जब लाइट वेट, कुछ ना कुछ उसका लाइट वेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मास है स्ट्रिंग का, तब ऐसा होगा।
तब उसके लिए एफबीडी अलग बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जितना फोर्स तुम लगाते हो, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले वाले डायग्राम में, कि जितना तुम फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स रस्सी को मिलता है, क्योंकि बालक जैसे इधर है बालक अभी, तो टी ऊपर और एफ इधर, फोर्स लगा रहा है बालक इधर, तो टेंशन उसको मिल रहा होगा स्ट्रिंग को, और वही टेंशन पूरा ट्रांसफर होके इस ब्लॉक पे मिल रहा होगा, तो इसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी, मतलब ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक टी फोर्स लग रहा होगा। अब मान लो ब्लॉक इधर चल रहा है तो उसके फिर कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तुम्हें एंगल वेंगल देखना पड़ेगा कि कितने एंगल पे हैं, तो मान लो ये टी कोस थीटा, तो टी कोस थीटा आपको ए डायरेक्शन में चलाने के लिए एप्लीकेबल होगा, वो सारी चीजें आपको बनाना पड़ेगा, ओके। बट यहाँ पे ध्यान रखना, टेंशन की बात हो रही है इसलिए टेंशन सिखा रहा हूं मैं आपको पहले, कि टेंशन हर पॉइंट का अलग अलग रहता है, ओके। चलो, और ये भी चीज देखा गया है, वैसे हम आगे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें लाइट वेट, मतलब कुछ ना कुछ लाइट वेट की ना हो, कुछ ना कुछ मास हो स्ट्रिंग का, तो उस टाइम है ना स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन कुछ अलग होगा। तो ये देखा जाता है कि जहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट पर जो रस्सी का कांटेक्ट पॉइंट है जस्ट नियर बाई, उस जगह है ना मैक्सिमम टेंशन लग रही होती है। मतलब एक स्ट्रिंग मान लो, ऐसे स्ट्रिंग मान लो, यहाँ पे कोई ब्लॉक मान लो, इस ब्लॉक को आप ऐसे खींच रहे हो इधर से, है ना, तो इस पॉइंट पर मान लो इधर एक्शन फोर्स लगा हुआ है ना, तो कांटेक्ट पॉइंट ये है आपका, तो इस पॉइंट पर टी मैक्स होता है, मतलब मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे आ रहा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो लास्ट वाले इस पॉइंट पे जाते जाते टी मिनिमम मिल रहा होता है। तो टी मिनिमम की वैल्यू लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, और टी मैक्सिमम की वैल्यू जहां पे एक्शन फोर्स लग रहा है, जहां पे पुलिंग फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, ये देखा जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि कभी रस्सी का आपको यदि एफबीडी बनाना पड़ जाए तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से बनता है उसमें, मतलब इधर इधर खींच रहे हो ना, तो रस्सी के अंदर टेंशन ऐसे लग रही होगी। बाकी वो चीजें बेसिक है, ये इन अपने कोई ज्यादा काम आएगी नहीं, ओके। चलो, आई होप आपने स्ट्रिंग का यहां तक देख लिया है। आज हमने स्ट्रिंग की सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहां से कल स्टार्ट करेंगे हम इसके प्रॉब्लम्स, और काफी सारी चीजें हम अब इसमें सीखेंगे अच्छे अच्छे, जहां पे स्ट्रिंग कुछ न कुछ वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हें एक होमवर्क दे देता हूं मैं, इसकी तुम्हें एफबीडी बनाना, ठीक है, इधर मत देखो, इसकी तुम्हें एफबीडी बनाना है, और एफबीडी बना के इक्वेशंस बनाना है, और टी निकालना है, या फिर ए एक्सेलरेशन निकालना है, चलो ए निकालना है, ठीक है। ये छोटा सा होमवर्क है, प्लस डीपीपी कर लेना, ध्यान रखना जितनी भी है, मतलब लगभग अपने 8 या 9 डीपीपी के आसपास तुम पहुंच गए होंगे, आई होप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि 8 to 9 डीपीपी आपने कर ली होगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद, तो वो आपको डेली डेली करना है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, बट यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना, ओके। चलो, टेक केयर, बाय बाय।